हेलो एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीएस दर्पण पे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि प्रिपरेशन प्रारंभ करने से पहले क्या संदर्भ आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। संदर्भ का होना बहुत आवश्यक है। इसका उदाहरण मैं ऐसे देना चाहूँगा कि एक स्थान पर एक मंदिर का निर्माण हो रहा था जहां पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति ने एक मजदूर से पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मजदूर ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे मजदूर से पूछा, आप क्या कर रहे हो। उसने भी कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। तो उसने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा, ताकि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। तीसरे मजदूर से यही बात पूछी। उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं मंदिर निर्माण कर रहा हूं। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं ईश्वर के सामने पूरी होंगी। तो तीनों के आंसर सही हैं, वो वही बता रहे हैं जो वो कर रहे हैं, पर अंतर है संदर्भ का। तो एक एस्पिरेंट के रूप में आज जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन के दौरान हैं, तो हमेशा एक संदर्भ दिमाग में रखेंगे कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं अपने अंदर जो आगे चल करके इस देश की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा, इसकी प्रगति में योगदान देगा, समाज के निर्माण में योगदान देगा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेहतर कार्य करेगा। तो संदर्भ आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। अब इस संदर्भ को दिमाग में रखते हुए आपको किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो एक प्रशासक के लिए बहुत आवश्यक है, और इन्हीं को हम कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी फॉर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट्स की इन ऑफिसर लाइक क्वालिटी में आज हम कुछ क्वालिटीज को डिस्कस करेंगे, और वो पहली क्वालिटी है इंटेग्रिटी। इसे हिंदी में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी आदि शब्द दिए जाते हैं। इंटीग्रिटी शब्द का क्या मतलब है और व्यक्ति के अंदर इंटीग्रिटी क्यों होनी चाहिए। इंटीग्रिटी इज चूजिंग योर थॉट्स एंड एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यू रादर देन पर्सनल गेन। सत्यनिष्ठा एक ऐसी परिभाषा है जो कि व्यक्ति के अपने खुद के गेन पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि वो समाज के बारे में पहले सोचता है। तो सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, एक लैटिन वर्ड इंटेग्रिटस से निकला है, जिसका मतलब है होलनेस। अब होलनेस का क्या मतलब है। अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और मरियम वेबस्टर पर देखें इसकी परिभाषा, तो इंटेग्रिटी इज अ प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड शोइंग कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एडहेरेंस टू स्ट्रॉन्ग मॉरल एंड एथिकल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। मैं आसान शब्दों में आपको इसे समझाता हूं कि इंटेग्रिटी का मतलब है कि जिन मूल्यों में आप विश्वास करते हैं, जिन मूल्यों के आधार पर आप निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर आपका एक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स आपकी कथनी और करनी दोनों समान होनी चाहिए। कथनी और करनी आपकी समान होनी चाहिए। जैसा आप बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, वो आप करना चाहिए। ठीक है। अभी जो इंटीग्रिटी शब्द है, इसमें बहुत सारी दूसरी मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू शामिल होती हैं, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथफुल, फेयरनेस। ये सब मिलकर के इंटीग्रिटी बनता है। इसीलिए व्यक्ति सिर्फ ऑनेस्ट हो और इंटीग्रिटी उसके अंदर ना हो, ये सही नहीं है। जैसे एक व्यक्ति जो अपने सीनियर का हर कहा मानता है, ठीक है, ये ऑनेस्टी हो सकती है उसकी, पर अगर उसे लगता है कि उसका सीनियर गलत कह रहा है, कोई काम गलत करने को बोल रहा है, फिर भी वो उसकी बात को मानता है, वो अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहा है, पर शायद इंटेग्रिटी से उसने डिसीजन यहां पर नहीं लिया है। तो इंटेग्रिटी का मतलब हुआ डूइंग द राइट एक्शन ऑलवेज, ईच एंड एवरी डे, व्हेन नो वन इज वॉचिंग। कोई आपको देख भी नहीं रहा है, फिर भी आप हमेशा निरंतर एक सही कार्य करेंगे। आपकी जैसा आप सोचते हैं, जैसा निर्णय लेते हैं, वैसा ही आप करेंगे। एंड दोज एक्शंस आर बेस्ड ऑन वैल्यूज रादर देन पर्सनल गेन। जैसे हम सब जब प्रिपरेशन के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बाहर रहते हैं,
तो एक बात ध्यान रखें कि चैरिटी बिगिंस एट होम। हम जब प्रिपरेशन करते हैं, हमें घर से फोन आया कि आप क्या कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, हम बोलते हैं हाँ हम 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या हम 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। पर शायद बहुत से एस्पिरेंट्स जो है ना, ये झूठ बोलते हैं, अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने परिवार से झूठ बोलते हैं। तो इंटीग्रिटी आपके अपने आप से चालू होती है। तो यहां पर आप देखें, एक क्वालिटी जो है ना आपके प्रिपरेशन के दौरान जो है धीरे धीरे विकसित होती है। इंटीग्रिटी एक प्रैक्टिस है और प्रत्येक व्यक्ति को लगातार जीवन भर, ऑलवेज एंड एवरी डे, ये प्रैक्टिस करते रहना होता है। यूके की नोलान कमिटी ने 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ बताया है और ये 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ सिविल सर्वेंट की पर्सनालिटी में जरूर होना चाहिए। और इसमें वो एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यहां पर डाली है जो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, लीडरशिप, ऑनेस्टी, ओपननेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये 7 प्रिंसिपल उन्होंने बोला है और इस 7 प्रिंसिपल में इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप यहां पर एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप एक बाजार में जा रहे थे और आपने देखा कि एक व्यक्ति का पर्स गिर गया है। आपने पर्स उठाया और देखा कि बहुत सारे लोगों ने आपको देखा कि आपने पर्स उठाया और आपने क्या किया कि ले जाकर के वो पर्स उस व्यक्ति को दे दिया। एक दिन रात में आप जा रहे थे, सड़क पर कोई नहीं था, कोई आपको देख नहीं रहा था, आपको वो पर्स मिलता है, एक पर्स गिरा हुआ मिलता है, आपको उसमें एक आईडी मिलती है, फोन नंबर मिलता है, फिर भी उस व्यक्ति को सूचना आप नहीं देते हैं कि आपका पर्स मेरे पास है और आप आके ले जाएं, आप उस पर्स को रख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी सिलेक्टिव इंटीग्रिटी हो गई। एक टाइम पर आप सत्यनिष्ठ बने, एक टाइम पर आप ईमानदार बने, ऑनेस्ट बने, पर एक टाइम पर आपने उसको फॉलो नहीं किया। तो जब आपको कोई देख नहीं रहा है, कोई वॉच आउट नहीं कर रहा है, तब भी आप इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा का पालन करें। यही सही मायने में सत्यनिष्ठा है और ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान भी, जब आप ऑफिसर बनेंगे उस दौरान भी, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसे कैसे बिल्ड करें, इसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपने जो प्रॉमिस किया है, फुलफिल योर प्रॉमिस, ट्राई टू फुलफिल योर प्रॉमिस ऑलवेज। चाहे आपने वो प्रॉमिस अपने आप से किया है, ठीक है, चाहे वो प्रॉमिस आपने अपने आप से किया है, चाहे अपने फैमिली से किया है, वो प्रॉमिस फुलफिल करें। जैसे आपने हम पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, तो टाइम टेबल में हमने क्या किया कि उसमें हमने 10 घंटे पढ़ने का टाइम सीधे तौर पर डाल दिया, पर सही मायने में इतना फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हमने जो प्रॉमिस किया अपने आप से, अपनी फैमिली से जो प्रॉमिस किया है, उसे ओबे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड ये है, पहला तो आप अपना प्रॉमिस हमेशा फुलफिल करें, ये उसकी आप आदत डालें, ठीक है। बी श्योर बिफोर यू मेक अ कमिटमेंट। आप किसी से कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं तो पहले जरूर विचार कीजिए कि क्या मैं इस अवस्था में हूं कि ये मैं कमिटमेंट फुलफिल कर सकता हूं। तो उस पर जरूर विचार कीजिए अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने से पहले, जो भी कमिटमेंट आप करें। गेट कंफर्टेबल विद सेइंग नो। नो कहना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी को नो बोलेंगे तो व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचेगा। कई बार आपके दोस्त आपको बोलते हैं चलो बाद में पढ़ लेना, फिल्म देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, और हम नो नहीं कह पाते हैं। हमने जो अपने आप से प्रॉमिस किया वो भी तोड़ते हैं और अपना समय भी खराब करते हैं। तो यहां पर वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद आवर इंटीग्रिटी। तो ट्राई टू लर्न सेइंग नो। नो कहना सीख लीजिए। शो सिंपैथी इम्पैथी टुवर्ड्स अदर। दूसरों के प्रति सहानुभूति और समानुभूति का भाव आपको अपने अंदर जगाना है। इस टॉपिक पर अभी मैं आगे डिस्कशन कर रहा हूं, एम्पैथी पे डिटेल में। अवॉइड पीपल हु आर लैकिंग इंटेग्रिटी। जो लोग जिनके अंदर इंटेग्रिटी का गुण नहीं है, कृपया आप उनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसे लोग आपको, जो आपकी इंटेग्रिटी को भी भंग करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिसेस से आता है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं, आप जहां पर भीड़ है वहां पर भी कूड़ा डस्टबिन में डालते हैं, और जब आप अकेले होते हैं वहां पर भी कूड़ा ले जाकर के डस्टबिन में डालते हैं। आप पब्लिक टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश आउट करते हैं, ठीक है, लाइट बंद करते हैं। ये सब छोटी छोटी जो आदतें हैं वो हमारी इंटेग्रिटी को और ज्यादा मजबूत बनाती
चली जाती हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मिनी हैबिट्स। मिनी हैबिट्स याद रखें, हम एक तुरंत ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन सकते हैं, अपने इंटीग्रिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना सकते हैं, इसलिए छोटी छोटी हैबिट डालिए। जैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो पढ़ने के लिए आप सीधे 10 घंटे का टाइम डिसाइड मत कीजिए, 2 घंटे का टाइम डिसाइड कीजिए। छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी हैबिट्स बनाइए और धीरे धीरे फिर उन आदतों को स्ट्रांग बनाते जाइए। हमारी सभी प्रैक्टिसेस हमारी आदतों का हिस्सा होती हैं, तो उन आदतों का फायदा उठाइए और अच्छी आदतें डालिए अपने अंदर, इससे आपका इंटीग्रिटी बूस्ट होने लगेगा। मेक क्लियर डिसीजन। कभी भी आप अपने निर्णय में आप कंफ्यूज मत होइए कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, मैं एसएससी का भी एग्जाम दे दूं, मैं ग्राम विकास अधिकारी का भी एग्जाम दे दूं, ठीक है। तो जो डिसीजन आपने लिया है, स्टिक टू योर डिसीजन, स्ट्रांगली स्टिक टू योर डिसीजन, ठीक है। कभी भी डिसीजन में आप जो है द्वंद्व की स्थिति में ना रहें। स्टे कमिटेड टू वॉट यू बिलीव। जिस बात में आप विश्वास करते हैं उसके प्रति हमेशा कमिटेड रहिए। जैसे आप विश्वास करते हैं कि हमेशा मुझे सच बोलना चाहिए, पर कई ऐसे मौके पर जहां पर आपका झूठ बोलने से फायदा हो, वहां पर आप अपने इस बिलीफ से कॉम्प्रोमाइज कर जाएं, तो ये आपके इंटेग्रिटी को भंग कर देगा। तो ऑलवेज स्टे कमिटेड व्हाट यू बिलीव, क्योंकि इंटेग्रिटी का मतलब ही है कि व्हाट यू थिंक, व्हाट यू बिलीव, जो आपकी वैल्यूज हैं उनका पालन करना। डू नॉट प्लीज पीपल। लोगों को खुश करने का प्रयास हमेशा मत कीजिए, क्योंकि लोग कभी भी आपके कार्य से खुश नहीं होंगे, हमेशा आपके कार्य से खुश नहीं होंगे। और लोगों को खुश करने के प्रयास में आप अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता कर सकते हैं। तो छोटी छोटी आदतें डालिए, अपने आप से सच बोलिए, अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल कीजिए, और इससे धीरे धीरे आपकी इंटीग्रिटी बूस्ट होती चली जाएगी। अपने डेली लाइफ में ये आदत आप डालते जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए वो है इम्पैथी। इम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, ये शब्द हम काफी सुनते हैं। इम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति। इस शब्द का मतलब होता है समानुभूति। तो इम्पैथी कैसे एक सिविल सर्वेंट के लिए आवश्यक है? समानुभूति। एक होता है सहानुभूति, सिंपैथी, और एक होता है इम्पैथी। तो इम्पैथी की जो फीलिंग है, तो दिस इज अ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड और फील व्हाट अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग। कोई व्यक्ति उस समय कैसा अनुभव कर रहा है, इस बात को समझना। देखिए, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है और आपके पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। तो जब आप किसी एक व्यक्ति को देखेंगे जिसका पैर का हड्डी फ्रैक्चर हुआ है, तो आप उसके दर्द को, उसके अनुभव को उस समय समझ पाएंगे। पर शायद अगर आपका कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, कभी आपने वो फील नहीं किया है, तो आप उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो सिंपैथी भी एक ऐसी फीलिंग है, एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें हम दूसरों के अनुभवों को यथावत समझ पाते हैं। जैसा वो अनुभव कर रहे हैं वैसा हम भी अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दूसरे की पोजीशन को समझते हैं। ऐसा कैसे होता है? हमारे ब्रेन में एक सुपर मार्जिनल गाइरस होता है। ये वो एरिया है, सुपर मार्जिनल गाइरस। सुपर मार्जिनल गाइरस जो है वो हमें दूसरों की फीलिंग को समझने में मदद करता है। यही वो एरिया होता है जहां से हम दूसरों की फीलिंग समझते हैं। देखिए, जो नोलॉन कमिटी ने 7 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ बताया है, उसमें यह माना गया है कि मानव जो है वो बहुत रैशनल है, वो बहुत सोच समझ के अपने डिसीजन लेता है। पर मॉडर्न साइकोलॉजिकल थियरीज में मानव जो है वो होमो इम्पैथिकस है। होमो इम्पैथिकस का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति अपने अनुभवों से, अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेता है, और वो निर्णय बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, सही या गलत भी हो सकते हैं। किसी एक व्यक्ति पर उनका अलग प्रभाव हो सकता है, दूसरे व्यक्ति पर अलग प्रभाव हो सकता है, ठीक है। तो व्यक्ति क्या है? होमो इम्पैथिकस है, और उसके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। तो इम्पैथी एक सिविल सर्वेंट में क्यों होनी चाहिए? एक सिविल सर्वेंट के तौर पर आप समाज के तमाम लोगों से मिलेंगे, उनकी अलग अलग परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। जिस व्यक्ति को सिंपैथी होती है, जो सिर्फ सिंपैथी फील करता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण से ये समझाना चाहूंगा दोनों के अंतर को।
आपने एक व्यक्ति को देखा जो कि भीख मांग रहा है, पैदल चल रहा है और भीख मांग रहा है, ठीक है। आपको लगता है कि ओहो ये व्यक्ति कितना गरीब है, लाओ मैं इसकी मदद कर देता हूं। आपने उसको 10 रुपए दे दिया। 10 रुपए देने के बाद में आपने अपने दोस्त से बोला कि देखो ये लोग काम करते नहीं हैं और भीख मांगते रहते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उसकी परिस्थिति को समझे बिना आपने बस उसके ऊपर एक दया का भाव रखा, पर आपने पूरी परिस्थिति को समझा नहीं। देखिए, दो तरीके के विचार हो सकते हैं। एक तो आप ये मानते हैं कि व्यक्ति गरीब इसलिए है क्योंकि ये काम नहीं करता है, इसलिए ये गरीब है। दूसरा ये मानते हैं कि ये व्यक्ति गरीब है, इसके बच्चे भी गरीब होंगे और भीख मांगेंगे क्योंकि इनको अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग तरीके से आप सोचते हैं और उसका प्रभाव क्या होगा उनके जीवन में। एक जो व्यक्ति भीख मांग रहा है उसका जीवन कैसे कटेगा, ये सब अनुभव जब आप महसूस करते हैं तो वो समानुभूति का अनुभव होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक बच्चे को जब आपने भीख मांगते हुए देखा तो आपने जान पहचान के किसी एनजीओ को बोला कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में भीख मांग रहा है, आप इसकी मदद करें। आपने हेल्प किया कि वो बच्चा जो है ना एक अच्छे जगह पर पहुंचा, ठीक है। वहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई करवाई गई और एक वो बेहतर इंसान बना। तो समानुभूति में आपने उसकी पूरी परिस्थिति को समझा। तो यू मी बन करके मिल करके यहां पर वी का फीलिंग जनरेट होता है, इसे हम समानुभूति का फीलिंग कहते हैं। जब आप समानुभूति फील करते हैं तब आपके अंदर करुणा का भाव पैदा होता है, जिसे हम कंपैशन कहते हैं। तो सिंपैथी में आप दूसरे के प्रति सॉरी बोलते हैं, जैसे ओहो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हारे साथ ये नहीं होना चाहिए। आप सिंपैथी दिखा रहे हैं, ठीक है। पर आप क्या करते हैं, आप उस व्यक्ति को अगर पूरी तरीके से सुनते हैं, उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं और इन परिस्थितियों के बाद उसे किस तरीके के परिणाम फेस करने पड़ सकते हैं उसके बारे में भी सोचते हैं, तो ये आपका एम्पैथी है, ठीक है। यू शेयर योर इमोशन एंड एक्सपीरियंस विद अदर्स। आप बेहतर तरीके से उसके और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ए कैपेसिटी टू इमेजिन वन सेल्फ इन अ सिचुएशन विद अनदर, ठीक है। इसके गोल क्या है, इसके गोल ये हैं कि यू अंडरस्टैंड, रिलेट विद अदर्स फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, इससे एक तारतम्यता आती है व्यक्तियों के बीच में जो एक दूसरे के साथ में समानुभूति भाव से जुड़ते हैं और इससे करुणा का भाव पैदा होता है। और करुणा एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है, कंपैशन, ठीक है। कंपैशन में हम ये प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर दुख तकलीफ में है तो हम उससे छुटकारा दिला सकें, हम उसके लिए प्रयास करते हैं। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। तो सिंपैथी से ज्यादा एम्पैथेटिक फीलिंग जो है वो एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, एक एसपी के तौर पर आप तमाम लोगों से मिलेंगे, उन सब की फीलिंग्स अलग अलग होंगी। उनके अनुभवों को जब आप सुन करके उनके अनुभवों के पीछे छिपी हुई सारी जो कहानियां हैं उनको आप समझ पाएंगे, तो आपके अंदर आपको लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति की परिस्थिति ये है और इसे मुझे ऐसे डील करना है। तो एम्पैथी का फीलिंग जो है वो एक सिविल सर्वेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एम्पैथी का फीलिंग आपके अंदर आएगा कैसे? सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है सोसाइटी का स्टडी के लिए। जब आप सोसाइटी को पढ़ते हैं तो सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट को आप स्टडी करते हैं। यहां पर आप जैसे मान लीजिए कि भारत में जो जाति व्यवस्था डेवलप हुई, अस्पृश्यता डेवलप हुई, अनटचेबिलिटी जो आई, इससे लोगों ने किस प्रकार का अनुभव किया होगा। अंग्रेजों के काल में जब भारत को गुलाम बना करके रखा गया था, भारतीयों को बराबरी का अधिकार नहीं था, उस समय व्यक्ति का अनुभव किस प्रकार का रहा होगा। इससे आप उस काल के लोगों के मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। जब आप मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप इतिहास को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझने के लिए समानुभूति का भाव बहुत आवश्यक है और ये समानुभूति आपको समाज को समझने में, उससे जुड़ने में बहुत मदद करेगी। इसलिए सिविल सर्वेंट के अंदर एम्पैथी का गुण होना चाहिए, क्योंकि यही एम्पैथी आप में करुणा लेकर के आएगी और इसी करुणा से आपका जो कृत्य होगा, आपका जो कार्य होगा, आपके जो कर्म होंगे वो समाज की भलाई के लिए प्रेरित होंगे। आप एम्पैथी को कैसे देखिए, ये सारी फीलिंग हम स्ट्रांग बना सकते हैं अपने अंदर। एल्बर्ट हावर्ड ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना वो एम्पैथी की फीलिंग के साथ में पैदा होता है।
एक बात उन्होंने और कही कि महिलाओं के अंदर एम्पैथी का फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है पुरुषों के अपेक्षा। और हम समाज में जिस जिस तरीके के समाज में रहते हैं उसी से हमारी ये भावनाएं प्रेरित होती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा कि एक बच्चा, मान लीजिए कि वो गिर गया, उसको चोट लगी और वो रोने लगा, तो क्या होता है, आपने बच्चे को उठाया और आपने क्या बोला, अरे अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बच्चों दर्द नहीं होता है, कोई बात नहीं, चींटी मर गई। तो यहां पर क्या किया, आपने उस बच्चे को उसकी भावना का अनुभव नहीं करने दिया। ठीक है। एक और उदाहरण, जैसे अमूमन पेरेंट्स जो काम करते हैं कि बच्चा टेस्ट दे रहे हैं या कुछ होमवर्क कर रहा है, उसे दिक्कत आती है, तो वो आपसे मदद मांगता है। अगर बोलता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कभी उससे ये ना कहें, ओहो अरे ये तो बहुत आसान है, क्योंकि उसकी क्या फीलिंग है, उसकी फीलिंग ये है कि ये मुश्किल कार्य है और मैं इसे नहीं कर पा रहा हूं। और आपने क्या बोला, अरे ये तो बहुत आसान है। यहां से उसे अपने अंदर हीन भाव अनुभव होने लगेगा कि ये एक आसान कार्य भी नहीं कर पा रहा हूं, और वो सेल्फ पिटी में चला जाएगा, अपने ऊपर ही दया करने लगेगा। ठीक है। उसके अंदर अपराध बोध भरने लगेगा कि मैं दूसरों से पीछे हूं, कमजोर हूं और आसान कार्य नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हमें उसकी भावनाओं को और उसकी परिस्थितियों को दोनों को समझना है। एक बच्चे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो इस एम्पैथी और कंपैशन की फीलिंग को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? ऑब्जर्व अदर्स, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। हम पार्क में जाते हैं और हम देखते हैं कुछ वृद्ध लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, कुछ बातें वो आपस में कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमने फोन निकाला और देखने लगे। जब हम अपने दादी नानी या किसी के घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हम फेसबुक और सोशल मीडिया पे अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। देखिए, शायद उनके अनुभवों से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। समाज में प्रत्येक व्यक्ति से आप सीख सकते हैं, एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, बड़े से भी, बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। तो अपने अंदर एक आदत डालिए दूसरों को ऑब्जर्व करने की, ऑब्जर्वेटिव एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, दूसरों को ऑब्जर्व करने की आदत डालिए। इससे क्या होगा कि आपने शायद जो अनुभव खुद नहीं किया होगा, वो आप दूसरे को ऑब्जर्व करके वो भावना, वो अनुभव कैसा होता है, और उसको भी आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, और आपकी एम्पैथेटिकल फीलिंग और स्ट्रांग बनेगी, आपके अनुभव में बढ़ोतरी होगी। तो दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए, रेगुलर ऑब्जर्व करते रहिए, बच्चों को भी ऑब्जर्व कीजिए, बूढ़ों को भी ऑब्जर्व कीजिए। इससे आप भविष्य, भूतकाल और भविष्यकाल के अनुभवों से जुड़े रहेंगे। एग्जामिन योर बायस, आप अपने बायस पर नजर डालिए। आप देखिए कि आप किस प्रकार के बायसेस से घिरे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपने जातीय धर्म के व्यक्ति के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है। अगर मैं अपनी जाति, अपने धर्म के व्यक्ति के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं, तो शायद मेरे अंदर यह बायस है कि मैं अपनी जाति, अपने धर्म के व्यक्ति का फेवर लूं, और कल को चल करके जब मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं तो इसी कार्य को मैं दोबारा रिपीट करूं। तो अपने बायसेस पर नजर डालिए। ठीक है। अपने बायसेस को देखिए। क्या आप ये मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम कार्य कर सकती हैं, शारीरिक रूप से कम मजबूत हैं? ये जितने भी बायस आप सोसाइटी में देखते हैं, उनको अपने अंदर भी एग्जामिन करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा बायस आपके अंदर है, और फिर उस बायस को दूर करने का प्रयास कीजिए। अक्सर जब लोग बहुत गांव वगैरह के क्षेत्र से आते हैं जहां पर जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, तो जाति के प्रति उनका बायसनेस बहुत ज्यादा रहता है। और लोग ये बोलते हैं कि, मैंने खुद बोलते हुए सुना है कि जाति का असर होता है, जाति का असर होता है। ठीक है। तो उनके अंदर एक कास्ट को लेकर के बायसनेस है, तो उस बायसनेस को दूर करने का प्रयास कीजिए। बी एन एक्टिव लर्नर, एक्टिव लिसनर, हमेशा एक अच्छा लिसनर बनिए। एक आंकड़े के अनुसार दुनिया में 5% ही लोग बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, और दुनिया के टॉप बड़े बिजनेसमैन, बड़े लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स में लिसनिंग की एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग का अर्थ क्या है? आप सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ आप जो सुन रहे हैं उसे समझ रहे हैं, उन परिस्थितियों में रिस्पॉन्ड करने की क्षमता आपके अंदर हो।
इसे लिसनिंग कहते हैं। तो जब आप किसी के शब्दों को सुनेंगे, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव को सुनेंगे, उसके अनुभव को सुनेंगे, उसकी परिस्थितियों को सुनेंगे, तो आप एक बेहतर डिसीजन मेकर बन पाएंगे। तो एम्पैथी और कंपैशन को बढ़ाने के लिए बहुत एक्टिव लर्नर होना आवश्यक है। गेट फीडबैक, हमेशा अपने प्रति लोगों से फीडबैक लीजिए, अपने दोस्तों से फीडबैक लीजिए, क्योंकि अक्सर हम अपनी ओर नहीं देख पाते हैं। कभी भी हमारी आंखें हमारी खुद का चेहरा नहीं देख पाती हैं अगर मिरर ना हो तो आपको मिरर चाहिए होगा। अपने दोस्तों में से जिसे आप बेहतर मानते हैं उससे रेगुलर फीडबैक लेते रहिए। ओपननेस, खुलापन आपके अंदर होना चाहिए। बच्चों से, बड़ों से बात करने में आपके अंदर एक खुलापन होना चाहिए। चाहे आप मेल से बात करें या फीमेल से बात करें, आपके अंदर एक खुलापन होना चाहिए। अपने आप को दबाने का प्रयास मत करें, अपनी फीलिंग को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करें, वो चाहे जैसी हो, और ना अपनी फीलिंग्स को दबाएं ना दूसरों की फीलिंग को दबाने का प्रयास करें। गेट आउट ऑफ योर यूजुअल इन्वायरमेंट, हम अक्सर एक समान तरीके के इन्वायरमेंट पर रहना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाते हैं और वहां पर आपको डिफरेंट तरीके का कल्चर, लैंग्वेज, खाना पीना सब मिलता है, और आप सडनली जो है ना इनसिक्योर हो जाते हैं। आप बोलने लगते हैं कि जब भी मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की ट्रेवल करता हूँ, दूसरी जगहों पर घूमने जाता हूँ, तो अक्सर बोलते हैं कि अरे हमारे नॉर्थ में तो खाना ऐसा मिलता है, हमारे यहाँ तो ये, हमारे वहाँ यहाँ तो वो। प्लीज आप अपनी इस यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर निकलिए। आप यूपी के होकर के आपको तमिलनाडु का कैडर मिल सकता है, तब आप कैसे काम करेंगे? तो एक यूजुअल इन्वायरमेंट से जब बाहर निकलेंगे, कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालेंगे, तब आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, सीखेंगे, और उससे आपकी एम्पैथेटिकल फीलिंग जो है वो और स्ट्रांग होगी। अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, जब आप दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखाई पड़ेगी। कोई व्यक्ति कैसे बोलता है, अपने हाथों का मूवमेंट कैसे करता है, बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। बॉडी लैंग्वेज पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम कुछ पर्टिकुलर बॉडी लैंग्वेजेस डील करेंगे जो हमें इंटरव्यू के दौरान पर खास ध्यान देनी होती है। कल्टिवेट योर सेंस ऑफ क्यूरोसिटी, कभी भी अपने अंदर की जो जिज्ञासा है उसको मरने मत दीजिए। हमेशा अपनी जिज्ञासा से सीखने का प्रयास कीजिए। एक बच्चे के अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, तो आप बच्चों की जिज्ञासाओं से सीखिए, अपनी जिज्ञासाओं से सीखिए, और नई नई चीज़ों का तलाश हमेशा करते रहिए, नई किताबों को पढ़ते रहिए। ठीक है, जब आप यूपीएससी के सिलेबस की प्रिपरेशन करेंगे तो अपने आप आपके अंदर जो है ऐसी बहुत सारी जिज्ञासाएं पैदा होती चली जाएंगी। एक जिज्ञासा पूरी होगी, दूसरी आएगी। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपके अंदर जिज्ञासा आ रही है तो ओहो मुझे ये चीज़ क्यों नहीं पता थी। ठीक है, प्लीज़ ऐसा मत फील कीजिए। जब भी कोई जिज्ञासा आए उसके बारे में पढ़िए और फिर आगे बढ़िए और दूसरी जिज्ञासा को पूर्ण कीजिए। तो जब आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी धीरे धीरे इस प्रिपरेशन के दौरान, देखिए ये मान के चलिए कि ये जो प्रिपरेशन का फेज होता है ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है, ये भी आपका ट्रेनिंग पीरियड है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में सीधे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी के कंटेंट ना ला करके कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वालिटीज़ आपको आगे चल करके बहुत हेल्प करने वाली हैं। पढ़ाई तो आप करते ही रहेंगे, पर हमेशा संदर्भ के साथ में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो जब आपके अंदर एम्पैथी की फीलिंग आ जाएगी, एम्पैथी की फीलिंग और स्ट्रांग बन जाएगी, तो और क्या होगा उससे आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर सेफ फीलिंग आएगी, सुरक्षित फीलिंग आएगी। आप दूसरे इन्वायरमेंट में जा करके इनसिक्योर नहीं फील करेंगे। और याद रखिएगा, जब आपके अंदर ये अनुभव आने लगे तभी आपके अंदर एम्पैथी का फीलिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया। इमोशनल कनेक्शन आपके अंदर डेवलप होगा। इमोशनल कनेक्शन, वो व्यक्ति आपके जैसा दिखता है या नहीं दिखता है, आपकी भाषा बोलता है या नहीं बोलता है, फिर भी एक व्यक्ति के प्रति आपका इमोशनल कनेक्शन होगा। देखिए, हम हमेशा लाइक वाइज लोगों को पसंद करते हैं, जो हमारे जैसे हैं, हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा खाना पीना खाते हैं, हमारी वैल्यू प्रेफरेंसेस के जैसे होते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं। दूसरे व्यक्तियों से हम दूरी बनाते हैं, थोड़ा एक इनसिक्योरिटी का फीलिंग आता है। तो जब आपके अंदर एम्पैथेटिकल फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो आपके अंदर इमोशनल कनेक्शन जो है डेवलप होगा। आप लोगों की आवश्यकताओं को, नीड को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उनके साथ निगोशिएट कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे, उनके साथ कोलैबोरेशन डेवलप कर पाएंगे। तो जब आपके अंदर एम्पैथी होगी तो बहुत सारे कार्य अपने आप, बहुत सारी दूसरी फीलिंग अपने आप सही तरीके से आपको निर्णय लेने में मदद करेंगी। मेरी आज की
आज का ये जो वीडियो है ये इंटीग्रिटी और एम्पैथी पर फोकस था। ये दो बहुत बेसिक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको इसको कैसे डेवलप करना है। डू वर्क ऑन इट, स्टडीज स्टार्ट कीजिए और इन पर भी काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और दूसरी फीलिंग्स के, कुछ और दूसरी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। जो भी आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी मेहनत करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि सभी एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो जो भी दूसरे एस्पिरेंट्स आपके कांटेक्ट में हैं प्लीज़ उनके साथ में इसे शेयर कीजिए और इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड द मोस्ट अवेटनिंग स्लाइड इज थैंक यू।